कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक नोट की। ठीक है, नोट क्या है अपना? नोट ये है कि जो हम लोगों ने जहां पर पिछले एपिसोड पर बात खत्म करी थी कि रिडक्शन से पहले हम कुछ चीजों को मिलाते हैं जिनको हमने नाम दिया था फ्लक्स। ठीक है, जो फ्लक्स क्या करता था, एसिडिक और बेसिक इंप्योरिटी को दूर करता था और वो मोल्टेन मेटल के ऊपर मौजूद रहता था, जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को वो रोक देता था। तो ये जो प्रोसेस हो रही ना बच्चों, ये प्रोसेस भी फर्नेस के अंदर होती है और जो मेटल मिलता है हमको वो यहाँ मोल्टेन फॉर्म में मिलता है और इसके ऊपर ये जो तैरता रहता है जिसको हमने नाम दिया था स्लैग। ठीक है, ये तैरता रहता है जो स्लैग फर्दर ऑक्सीडेशन से इस मेटल को रोकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्मेल्टिंग। क्योंकि इसके अंदर जो मेटल मिलता है वो हमको कैसे फॉर्म में मिलता है? मोल्टेन फॉर्म में मिलता है। तो स्मेल्टिंग का मतलब ही है मेटल मेल्ट। तो यहां इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। जो हमने ये फ्लक्स ऐड किया है और जिससे स्लैग बना है और जो मोल्टेन मेटल के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक बात ये नोट का पहला पॉइंट ये। नोट का दूसरा पॉइंट इस बारे में है कि जो हम लोगों ने बच्चों पीबीएस और जेडएनएस में डिप्रेसेंट मिलाया था, जिसने इसको डिप्रेस कर दिया था, इसको सॉल्यूशन में आने नहीं दिया था। पहले हम इस प्रोसेस को करते थे पता है, ऑयल और वाटर का रेशियो बैलेंस करके कि इसका वेटिंग नेचर इतना है, इसका वेटिंग नेचर इतना है, इस तरह से इनका रेशियो बैलेंस करके करते थे। लेकिन ये ओल्ड प्रोसेस थी, इसके अंदर बहुत सारी एग्जैक्ट चीजें जो थी वो नहीं आ पाती थी। इसलिए बाद में हमने ये डिप्रेसेंट का यूज करना चालू किया था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। और अब हम लोग प्रोसेस करवा चुके हैं। क्या क्या कर लिया है हम लोग ने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिया है ओर के अंदर, फिर उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है थ्रू कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब हमें इन ऑक्साइड को क्या करना है? रिड्यूस करवाना है ताकि मेटल मिले और फिर हम उसको प्यूरिफाई करेंगे ताकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेटल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर ले जाए। तो पहली कहानी है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए हमारे पास सबसे अच्छी चीज और ज्यादा अमाउंट में जो चीज मौजूद है पता है? वो कोक है, कार्बन। तो पहले हम उसी पर ही ध्यान देते हैं, यानी रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन विथ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिडक्शन की प्रोसेस भी जो है ना, वो हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करते हैं और इनमें भी हमारे पास जो मेटल आता है ना वो मोल्टेन फॉर्म में आता है, इसीलिए इसको भी हम नाम देते हैं क्या? स्मेल्टिंग। अब देखो, कार्बन खूब सारा है, हम इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कार्बन के साथ कुछ दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें क्या हैं कि ये जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जैसे हमने कोई मेटल ऑक्साइड लिया और उस मेटल ऑक्साइड पर कार्बन की रिएक्शन कराई और इससे हमने बनाया मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो ये प्रोसेस चल रही है, तो इसके साथ दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें ये हैं कि इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा इसका मतलब खर्चा ज्यादा। ठीक है, तो पहली चीज ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि चलो ठीक है, मान लो ये प्रोसेस सबके लिए वैलिड हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन एक दिक्कत और है। कुछ मेटल ऐसी होती हैं जिनके मेटल ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर वो रिड्यूस होने की बजाय कार्बाइड बना देते हैं। खुद के क्या बना देते हैं? वो कार्बाइड बना देते हैं। तो ये कार्बाइड बनने के कारण हमें तो रिडक्शन करवाना है,
लेकिन इसने तो कंपाउंड को एक दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया। एक दिक्कत ये होती है, एक दिक्कत ये होती है कि कुछ मेटल के साथ जब कार्बन रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, तो हमने टेम्परेचर ज्यादा तो दिया है, लेकिन ये प्रोसेस कुछ मेटल्स के लिए कैसी हो जाती है, रिवर्सिबल। यानी इतने ज्यादा टेम्परेचर पर भी हमें पूरा मेटल ऑब्टेन नहीं होता। इसलिए हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हर जगह पर नहीं पढ़ते। हम सिर्फ कुछ कंपाउंड के अंदर इसके थ्रू रिडक्शन करवाते हैं। इनमें है हमारे ये कंपाउंड फेको क्यों फिर भी सुंदर जनाब। ठीक है, फेको क्यों फिर भी फिर भी इसके साथ आ गया सुंदर जनाब। ठीक है, तो यहां पर हम इन प्रोसेस को करवाते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर हम पीबी पर ये प्रोसेस क्यों करवा रहे हैं या सीयू पर ये प्रोसेस क्यों करवा रहे हैं, जबकि इनमें तो फिर भी क्यों होगी सुबह, इसमें तो सेल्फ रिडक्शन लग सकता है। देखो बच्चों, सेल्फ रिडक्शन के लिए जरूरी ये है कि ओर में चीजों का अमाउंट ज्यादा हो। ये क्या कहना चाह रहे हो? देखो बच्चों, दो टाइप की ओर होती हैं, एक होती है लो ग्रेड ओर, एक होती है हाई ग्रेड ओर। यदि लेड का अमाउंट खूब ज्यादा है तब तो ठीक है कि पीबीएस आपका कन्वर्ट हो जाएगा कुछ अमाउंट में पीबीओ में, फिर ये जो भी अनरिएक्टेड होगा उसको ये रिड्यूस करवा देगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर पीबी हो ही बहुत कम तो फिर अपन उसको इस तरह से सेल्फ रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वहां कार्बन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं यहां आपको बताऊं कि पीबीओ प्लस कार्बन बनाएगा क्या, पीबी प्लस CO2। समझे? इसी तरह से जैसे हमने ZnO ले लिया, कार्बन ले लिया, इसने बना दिया Zn और कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये बिल्कुल सेम सी है तो दोबारा क्यों लिखा इसको? देखो मेरी बात सुनो, जिंक कैडमियम और मरकरी जमाना कदरदान होगा, ये ऐसी मेटल हैं जिनके अंदर, लॉजिक समझते चलिए सब, जिनके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन है। और मेटल के अंदर बच्चों फोर्स जो होता था, मैंने आपको सिखाया था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका मतलब जब ये मिलेगी ना, तो इसके अंदर ये जो मेटल मिलती है, जिंक जब हमको मिलता है तो ये हमको मिलता है वेपर फेज में। समझ में आई मेरी बात? ये मिलता है हमको वेपर फेज में, जिस कारण से इस प्रोसेस को हम नहीं कहते नॉट स्मेल्टिंग। ये आपकी स्मेल्टिंग नहीं है। स्मेल्टिंग के अंदर मेटल हमको मोल्टन फॉर्म में मिलना चाहिए, ये प्रोसेस स्मेल्टिंग नहीं है। तो इसमें यूज तो कार्बन का करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस स्मेल्टिंग नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और सुनो, जो हम आयरन ले रहे हैं ना, आयरन के लिए जो रिडक्शन करवाते हैं वो हम रिडक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। सर किसमें कार्बन से किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से अभी पता चलेगा, टेंशन मत लो। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, अभी पता चलेगा, पहले इसको देखो, कहानी सुनते चलो बिल्कुल। Fe2O3 जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Fe और कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4
आप देखिए कि आयरन जो है रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है FeO, और फिर आपका FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है Fe। तो ये प्रोसेस इस तरह से 3 स्टेप में चलती है। आगे बात समझो। तो यहां कुछ पॉइंट थे कि हर जगह क्यों नहीं यूज करते हैं, जिंक के केस में स्मेल्टिंग नहीं कहते हैं, और आयरन से होने वाली प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। ठीक है, अच्छा। अब मैं बात करता हूं रिडक्शन विथ, अगली प्रोसेस रिडक्शन विथ मेटल। रिडक्शन विथ मेटल, हम कुछ मेटल का यूज करते हैं दूसरे मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालने के लिए। ये प्रोसेस जो है वो इन मेटल के साथ करी जाती है। यहां हम ले सकते हैं, आपका एल्युमिनियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। इनका यूज करते हैं इन मेटल का, किसके लिए? मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए। इसमें भी जो हमको पढ़ना है ना, वो इसको पढ़ना है। और इनसे जिन मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस करवाते हो, वो मेटल ऑक्साइड ये होते हैं डब्लू सरदार, तेरा मन, फिर मूडी। अपन को इसमें भी जो दो पढ़ने हैं, वो एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों के बारे में यूज इनमें कर सकते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इसके सेटअप के बारे में, ये कैसा होता है। ठीक, तो जरा देखिए, ये प्रोसेस कुछ ऐसे होती है। ये बड़ा सा एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने यहां पर सैंड बिछा रखी है। ठीक है, इधर ये सब सैंड बिछी हुई है, और यहां हमने इसके अंदर भर रखा है वो मिक्सचर जिसमें हमारा एक मेटल ऑक्साइड है जिसको हमको रिड्यूस करवाना है। यहां हमने भर रखा है Cr2O3 और एल्युमिनियम, इनका मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर को बोलते हैं थर्माइट मिक्सचर। थर्माइट मिक्सचर, ठीक है, 3:1 का रेशियो होता है। ठीक, अच्छा। अब जरा बात सुनिएगा, इसके अंदर यहां पर हमने एक और सिस्टम लगा रखा है। और इसके अंदर यहां पर जो हमने भरा है ना, ये है BaO2 और Na2O2। ये ले सकते हो या ये ले सकते हो विथ Mg, विथ Mg, ये यहां भर रखा है। ठीक है, ऊपर मैंने इस जगह पर कार्बन की लेयर बिछा रखी है। कार्बन या कभी कभी CaF2 बोलते हैं कि लेयर बिछा रखी है कार्बन। ठीक है ना, ऐसे बोल देते हैं, यहां पर ऐसे लिख देते हैं। ये इसलिए लेयर बिछाई गई है ताकि हमारा जो हीट वीट है ना, वो बाहर ना चली जाए ज्यादा अमाउंट में। अच्छा, यहां हमने एक रिबन लगा रखा है और इसमें आग लगाकर पहला काम ये करो कि यहां से भाग लो। अब भाग जाओ यहां से, क्योंकि अब यहां पर ब्लास्ट होने वाला है। अब होता क्या है, यहां पर प्रोसेस क्या चलती है, जो ये हमारा है ना BaO2, ये Mg के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है BaO प्लस MgO और
इस प्रोसेस में आप देखो ऑक्सीजन जो है ना Ba, जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, यहां से Mg के पास आ रही है। तो Mg के पास आ रही है मतलब अच्छी तरह से कंबाइन हो रही होगी। अच्छी तरह से कंबाइन हो रही होगी तो एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। साइज छोटा है ना, ठीक है, तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो जो हीट बाहर निकल रही है ना बच्चों, इस हीट का काम हम लेते हैं अगली वाली जगह, क्योंकि अगर इसके ऑक्सीजन को इसको देना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो यहां यूज होता है Al2O3 प्लस Al, और इधर बनता है आपका, इसके बॉन्ड टूट गए, ये बनाता है Al2O3 और हमको मिल जाता है क्रोमियम इन मोल्टेन फॉर्म। सर तो इसको भी स्मेल्टिंग कहेंगे? ना ना ना, स्मेल्टिंग या तो उधर फ्लक्स के लिए डिफाइंड है और या इधर है, ठीक है। यहां ये मिल गया। सर हमने तो ये पढ़ा है कि Fe जो है वो इस तरह से रिड्यूस होता है। नहीं बेटा, होता क्या है ना कि यही प्रोसेस हम लोग एक जगह और करते हैं। जैसे जो रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक है, उनमें कभी यदि बीच से क्रैक आ जाए, वो टूट जाए इस तरीके से, वो ब्रेक हो जाए, तो फिर इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी का एक छोटा वर्जन लेकर आते हैं, इसी टाइप का कंटेनर छोटा, सारी चीजों को लेकर आते हैं और वहां पर हम इस प्रोसेस को करवाते हैं कि Fe2O3 विथ एल्युमिनियम गिव Al2O3 और Fe इन मोल्टेन फॉर्म। तो ये जो मोल्टेन फॉर्म में Fe आया, इसको हम क्या करते हैं, यहां पर भर देते हैं। ये जो निकला इसको यहां पर भर देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रैक है, जो टूटी हुई जगह है, वो भर जाती है, ठीक है। इस मिक्सचर को, ये जो हमने यहां लिया है, इसको बोलते हैं इग्निशन मिक्सचर, NITION, इग्निशन मिक्सचर, ठीक। तो थर्माइट मिक्सचर, इग्निशन मिक्सचर, ये चीज यहां पर इस तरह से काम, इसका नाम जो है ना, इस प्रोसेस का, इस प्रोसेस का नाम एक रखा जाता है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ठीक। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि रिडक्शन विथ मेटल क्या होता है। अब कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं, मतलब जो ऊपर आती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, वो आपका ऑक्सीजन को आराम से नहीं छोड़ती। और ऐसी चीजों को रिडक्शन करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। यानी अगली जो बात है वो बात है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। पहले तो ये यूज किसके किसके साथ होता है उसको देख लो। ऐसी मेटल जो पावरफुल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आती हैं, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, जो S ब्लॉक वाले हैं वो, और एल्युमिनियम, इनके यदि ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना है तो यहां पर हमको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। यहां मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको दो प्रोसेस दिखाता हूं। एक प्रोसेस है NaCl, हमें सोडियम बनाना है। सर ये तो ऑक्साइड है नहीं, नहीं ऑक्साइड नहीं है, लेकिन हम आपको इससे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमने NaCl की मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ा रखी है। और देखो इसको यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इसके अंदर, तो हमको ये पता है कि इससे हमारा सोडियम सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने मोल्टेन लिया है, H+ तो है नहीं।
लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये होती है कि हमें इसको मेल्ट करना होता है ना, तो इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इसके अंदर कुछ हम बाहर से चीजें मिलाते हैं, कैल्शियम का फ्लोराइड, जिसका जो कॉमन नाम है वो है फोल्सफर। ठीक है, UORSPAR। ठीक है, ये हम मिलाते हैं। देखो ये करता क्या है, अगर आपको ने याद हो, अगर आपको, तो यदि नंबर ऑफ पार्टिकल कहीं आप बढ़ा दोगे तो उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से डिप्रेशन आ जाएगा किस चीज में, मेल्टिंग पॉइंट में। तो ये जो कैल्शियम का फ्लोराइड आपने मिलाया है, ये यहां दो काम कर रहा है। पहला तो ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, जिससे उतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ता। दूसरा, ये आयन ज्यादा आने से कंडक्टिविटी भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी थोड़ा सा कम कर देता है। समझ में आई मेरी बात? सिमिलर प्रोसेस है MgCl2 के साथ। इसके अंदर भी हम ऐड करते हैं CaF2। ठीक, इससे बनता है हमारा क्या, Mg। यहां इसका काम भी सेम है, बस ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यहां इन प्रोसेस के जो नाम है ना, इसको बोलते हैं डाउन्स प्रोसेस, और ये जो है ना, इसको बोलते हैं डाउज प्रोसेस। तो जहां N है ना, वहां N आता है, याद रहेगा ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिडक्शन में, वो हमको इसको पढ़ना है। इसके ऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो एक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस क्या है ये प्रोसेस? इसके अंदर भी हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको एल्युमिनियम की ऑक्साइड, जो हम ऊपर से बना कर लाए थे ना, बॉक्साइड के अंदर लीचिंग करवाई थी, डिपेंडिंग कि वो रेड है या वाइट है, तो उससे जो Al2O3 बना था ना, उसको रिड्यूस करवाना है। अब पहले इसका सेटअप देखते हैं। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां ये हमने जो लगा रखा है, ये स्टील टैंक है, और इसके अंदर लाइनिंग करी है हमने ये कार्बन की। स्टील टैंक, और जिसके अंदर हमने लाइनिंग करी है क्या, कार्बन की। ठीक है, इसको हमने एक इलेक्ट्रोड बना रखा है। दूसरा, हमने यहां पर ये कार्बन का, ग्रेफाइट का दूसरा एक इलेक्ट्रोड बना रखा है, इस तरह से दूसरे टर्मिनल पर ये भी कार्बन ही है। ठीक, यहां पर ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है निगेटिवली चार्ज, यानी यहां आएंगे कैटायन, यानी ये है आपका, सॉरी, एनायन। पॉजिटिव चार्ज है तो यहां एनायन आएंगे ना, तो एनायन आएंगे तो इसका नाम क्या होगा, एनोड। इसका नाम क्या होगा, एनोड। और यहां कैटायन आएंगे, ये होगा क्या, कैथोड। ये भी कार्बन है। ठीक है, हमने यहां पर इसके अंदर भर दिया क्या चीज, ये जो एल्यूमिना है वो भर दिया। जो भी ये प्लांट होते हैं ना बच्चों, इस तरह से जो भी इंडस्ट्री लगती है जहां पर इस तरह से एक्सट्रैक्शन कर रहा है, वो एक बार अगर लाइफ में बन गए, पहले तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है इसको सेटअप करने में, लेकिन अगर एक बार बन गए ना, तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऑफ नहीं होते, लगातार वहां वर्कर्स शिफ्टों में काम करते रहते हैं। यहां ये हमने ऊपर जो है, इसके ऊपर कार्बन बिछा रखा है पाउडर्ड फॉर्म में।
ठीक है ना, ये भी कार्बन है। अब यहां हमने एल्युमिनियम लेकर आना है। अब एल्युमिनियम के साथ एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि यदि एल्युमिनियम के ऑक्साइड का हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये मेल्टिंग पॉइंट आता है अप्रोक्सीमेटली 2300 डिग्री सेल्सियस, और एल्युमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट रहता है तकरीबन में 2000 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप इसको मेल्ट करने गए ना तो इतनी देर तक तो एल्युमिनियम बचेगा ही नहीं आपके पास, ये तो सब उड़ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर एक जुगत लगाते हैं। इधर हम लेकर आते हैं आपका Al2O3, ये रखते हैं, प्लस इसके अंदर मिलाते हैं क्रायोलाइट Na3Al F6, ठीक है ना, क्रायोलाइट, और थोड़े अमाउंट में मिलाते हैं CF2 को, ठीक है ना। मेजर ये होता है 1:9 के रेशियो में, ये चीज। ठीक, अब देखो होता क्या है, ये आपने मिला दिया। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है, देखो इसको आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहोगे। यहां इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब वो है मेरा कि ये, पहले तो मैं इसको बोल दूं, ये नॉट इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन है। देखो इलेक्ट्रोलाइट इन रिडक्शन प्रोसेस में उनको कह रहे हैं जिन चीजों से हमको मेटल मिल रही है, मेटल इससे मिलनी चाहिए हमको, इसको रिड्यूस करवाना है। यहां एल्युमिनियम लकली है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब प्रोसेस क्या चल रही है, अब प्रोसेस ये चल रही है, हम इसको गर्म करके तो लाए हैं, ये क्रोलाइट मिला दिया, जिससे इससे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। देखो कितने हो गए, 6 7 8 9 10, 10 पार्टिकल आपके एक्स्ट्रा आपने मिला दिए, ये भी मिला दिया है, तो इसने मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज कर दिया है। उतना ज्यादा टेम्परेचर हमको नहीं देना पड़ रहा है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है। लेकिन सबका सब एल्युमिनियम टूट चुका है, इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। ठीक, तो हो क्या रहा है, हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। हमारे पास जो कैटायन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है Al+3, ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट है Al+3 करें, Al कैल्शियम+2 और सोडियम प्लस कैल्शियम+2 और एल्युमिनियम+3, ये कैटायन प्रेजेंट है। और एक चीज और है Al2O3, अभी ये टूटा ही नहीं है, ये ऐसे प्रेजेंट है, तो ये कैटायन है। और एनायन जो है कितना टूटा है इस बारे में कोई पता नहीं, और एनायन जो है हमारे पास वो F- वाला ही दिख रहा है, F-, थोड़े बहुत अमाउंट में O- भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि आप फ्लोरीन के बारे में बात करो तो फ्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो यहां पर ये फ्लोराइड जो है फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है अब यहां पर, इधर हम बात कर रहे हैं एट कैथोड, ध्यान से समझो इस प्रोसेस को, क्या चीज हो रही है। यहां एट एनोड, तो होता क्या है बच्चों, इधर फ्लोरीन कन्वर्ट होता है किसमें, F2 के अंदर। एनोड पर ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन कन्वर्ट होता है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। और जो फ्लोरीन अब बनता है ना, वो देखता है कि एल्युमिनियम तुम्हारे पास ऑक्सीजन, तो वो यहां पर इन दोनों को आपस में रिएक्शन होती है, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। कैसे रिएक्शन होती है, ये बनाता है AlF3। और ये AlF3 जो है ना, वो वैसा नहीं है जैसा ये है, ये इजीली डिसोशिएट होकर एल्युमिनियम देने लगता है। ठीक, तो हुआ क्या, फ्लोरीन निकली, फ्लोरीन ने इसके साथ रिएक्शन करी इस तरह से, Al2O3 और F2, इसने बनाया AlF3, खुद रिड्यूस हो गया माइनस की फॉर्म में, और इसने निकाली कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब इधर क्या प्रोसेस चलने लग जाएगी, इधर ये प्रोसेस चलने लग जाएगी कि Al+3
बना और ये यहां पर अब इस इलेक्ट्रोड पर लगातार न्यूट्रलाइज होता जाएगा, Al सॉलिड हमको मिलता जाएगा। समझ में आया? इसको लिया गया, ठीक है ना। पहले ये शुरुआत में Al+3 जाता रहा जो हमने बाहर से मिला है। सर Al+3 क्यों जाता रहा, बाकी क्यों नहीं गए? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप सोचो तो ऊपर वाले मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, कम। ऊपर वाले का ओपी कैसा है, ज्यादा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, कम, मतलब वो आराम से रिड्यूस नहीं होंगे। कि इनके रिस्पेक्ट में एल्युमिनियम कैसे आ रहा है, नीचे, तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले Al यहां से जा रहा था, फ्लोरीन यहां बनता जा रहा था, जैसे ही फ्लोरीन बना उसने Al2O3 के साथ रिएक्शन करके ये बना दिया, ये इजीली डिसोशिएट होता गया और सारे के सारा जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है इसने उसको एल्युमिनियम में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये ऑक्सीजन गैस निकली यहां से, वो पहुंची कहां पर, इलेक्ट्रोड पर। ऑक्सीजन गैस कहां से इवॉल्व हो रही है, जरा देखो, यहां से, इसी से ही तो निकल रही है। अब जब ये पहुंचेगी ना इन इलेक्ट्रोड पर, तो ये ऑक्सीजन कार्बन जो इलेक्ट्रोड पर मौजूद है उनके साथ रिएक्शन करके या तो ये बना सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, या ये बना सकती है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के इस फॉर्मेशन से यहां कुछ दिनों में क्या हो सकता था, यहां यह हो सकता था कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं ये वर्किंग करते करते कुछ दिनों में हो सकता है कि ऐसे हो जाते, कुछ तो भी रैंडम शेप हो सकता है, टूट के यहां गिर जाते नीचे। अगर ये टूट के गिर जाते तो ये फैक्ट्री जो है उसको बंद करनी पड़ती, और यदि फैक्ट्री बंद होती तो काफी नुकसान होता। मैंने आपको बोला ना कि एक बार बन जाता है तो प्रोसेस लगातार चलनी पड़ती है, तभी उसकी कॉस्ट जो है निकल पाती है। तो जो ऑक्सीजन निकलती है, अब इसको कार्बन से रिएक्शन करने के लिए दो चीजें हमने यहां रख रखी हैं। एक तो वो रिएक्ट कर सके, इन इलेक्ट्रोड से रिएक्ट कर जाए, या कार्बन इसको एक जगह और दिख रहा है और वो यहां जो हमने फैला रखा है ना उस पर, तो ये जो लेयर फैला रखी है उस लेयर का सरफेस एरिया कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है, वो ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन इनको पिचन्ना नहीं करती। ये पिचन्ने जो इलेक्ट्रोड हो गए ना, ये आईयूपीएसी पिचन्ना, अगर ये ऐसे पिचन्ना हो गया तो टूट के गिर जाएगा ना तो रिएक्शन रोकनी पड़ेगी, हमको प्रोसेस रोकनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन को हमने दो रास्ते दे रखे हैं कि तुम इन इलेक्ट्रोड पर मत भिड़ो, हम तुम्हें कार्बन ही दे रहे हैं लेकिन ज्यादा सरफेस एरिया का, तो ये आकर इनसे रिएक्ट करती है और हमारा इलेक्ट्रोड जो है थोड़ा लंबे समय तक टिका रहता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से चलती है ये प्रोसेस, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। आई बात समझ में? तो गैसेस कौन कौन सी बाहर निकलती हैं, ये वाली क्रियोलाइट जो है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक। और हमको एल्युमिनियम किस इलेक्ट्रोड पर मिलता है, वो कैथोड पर मिलता है, ठीक है। कोई पूछे फ्लोरीन गैस निकलती है ना, फ्लोरीन नहीं निकलती, ऑक्सीजन निकलती है। किस फॉर्म में, CO और CO2। फ्लोरीन जो बन रहा है वो तो सब इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? इस पर बेसिक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं, हालांकि उसके अंदर इतनी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है, फील गुड तो आता ही है थोड़ा बहुत। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं रहता, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छा लगता है तो ठीक है।